greenhouse gas astrophysical engineering. Class for the worksheets of astrophysics. Class for the worksheets of astrophysics. Second,
Recording in progress. Assalamu alaikum guys. Please take out your calculators. इसके कुछ रीसेंट सिलेक्टिव कर लेंगे, वरना सिर्फ 81 पेजेस की वर्कशीट है सिर्फ। अच्छा बेटे, मई जून में इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी रिलेटिवली ज्यादा है इसके आने की, इंटरनल रेजिस्टेंस की। वी आर एक्सपेक्टिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्वेश्चन देखें बेटे। आपसे पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट लीव करता है। सो दैट मींस वी कैन से कि द सम ऑफ द करंट इनटू अ जंक्शन is equal to sum of the current out of the same junction। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो नॉर्मली सीरीज सर्किट से ही हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये कहते हैं एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। दिस इज कनेक्टेड टू ए फिलामेंट लैंप एंड अ रेजिस्टर एज शोन इन द फिगर। कहते हैं बैटरी का करंट 3.6 है और करंट इन द रेजिस्टर इज 2.1। तो हम फिलामेंट में जितना करंट जा रहा है उसको सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज 1.5। कहते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिलामेंट लैंप आपके पास मौजूद है। डिटरमिन द रेजिस्टेंस इन द फिगर। देखो फिगर में तो करंट और वोल्टेज है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन I हम कर लेंगे। तो अगर बैटरी का करंट 3.6 है बेटे और रेजिस्टर में जा रहा है 2.1, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट पासिंग इन द लैम्प अगर मैं निकाल लूं, सो दिस इज गोना बी 3.6 माइनस 2.1, तो ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर्स। अब हम इसके ग्राफ पे जाकर देख लेते हैं कि 1.5 एम्पियर्स 1.5 एम्पियर्स पर जो आपके पास यहां पर वोल्टेज आ रहा है, इसको अगर हम कंसिडर कर लें तो दिस इज कमिंग 4.4 वोल्ट्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं विच इज V अपॉन I, वोल्टेज है 4.4, करंट है 1.5। आंसर online people, you may also write the answers। भाई कैलकुलेटर आंसर। टू 2.9 ohms। आगे कहते हैं डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा हम मेनली करते क्या है, पूरे सर्किट के ऊपर या सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर हम वोल्टेज का फॉर्मूला या V इक्वल्स टू IR लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको कंसिडर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइदर यूज द किरचॉफ सेकंड लॉ। आप चाहें तो किरचॉफ का सेकंड लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक लूप, क्योंकि ये पैरेलल रेजिस्टर्स हैं,
या आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज अप टू यू। तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर फिलामेंट लैम्प को अगर हम देख लें तो दैट मीन्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर लूप कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो इस लूप के अंदर अगर मैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगाऊं तो बेटे एक है, अगर आप पूरे सर्किट को करते हैं और सर्किट का सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करें, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पीडीज यानी कि आईआर। तो इसी को मैं किरचॉफ के सेकंड लॉ में ट्रांसफॉर्म कर देता हूं कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आईआर। ईएमएफ इस लूप का 12 वोल्ट है। देन हम आगे चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो सबसे पहले मुझे फिलामेंट लैंप मिलता है। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, दैट वाज 1.5 और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 4 पॉइंट नहीं 2.1 सॉरी, प्लस ऊपर हम जाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस में से वही करंट पास होगा जो बैटरी में से पास हो रहा है, दैट इज 3.6। सो दैट मींस आई कैन फर्दर राइट इट एज 3.6 यानी कि I मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है व्हिच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स का मतलब अगर आपके पास एक सर्किट के अंदर पैरेलल सेटअप मौजूद है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द लूप। तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आईआरस। तो हमने क्या करा, तमाम ईएमएफ यानी कि टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट से, और हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, लैंप और इंटरनल रेजिस्टेंस। लैंप में से जो करंट जा रहा है दैट वाज 1.5 और इसकी रेजिस्टेंस 2.1 है। फिर ऊपर आते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है दिस इज 3.6 और उसकी रेजिस्टेंस है आर। सही है आंसर। इसको बंद कर दो अभी, कैलकुलेटर। यार ये हद नहीं हो गई है। ऑनलाइन पीपल कैन आई गेट एन आंसर? नहीं आ सकता 11.1, लॉजिकल नहीं आ सकता। इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है मेरे भाई, ऊपर लैंप की रेजिस्टेंस इतनी नहीं है जितनी आप इंटरनल बता रहे हैं। कितनी? 2.459। और कोई भी काउंटर चेक कर ले भाई। हाँ 2.458, 2.5 ओम्स। आगे ये कह रहे हैं कि द इनिशियल energy stored in the battery is 470 kilojoules. Assume that the EMF and the current in the battery do not change. कहते हैं calculate the time taken for the energy stored in the battery to become 240 kilojoules.
ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। आप वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस का भी कह सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टाइम निकालने के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, करंट। दिया हुआ कहाँ है पावर? ऊपर कुछ वैल्यूज अगर हम चेक कर लें तो हमारे पास ये तमाम चीजें गिवन है, जिसमें करंट हमें पता था, वोल्टेज हमें पता है विच इज 12, और ये जो हमें गिवन है दिस इज द एनर्जी विच इज गिवन टू यू, और कंपैरेटिवली करंट भी हमें गिवन है। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे कि बेटे अगर मैं रिलेटिवली कंसिडर कर लूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्क डन की जगह आप एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। अब चार्ज मेरे पास नहीं है तो आई नो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई टी। ठीक है, तो अब कंपैरेटिवली मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि टाइम अगर मुझे निकालना हो तो दिस इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट इनटू ईएमएफ। अब अगर मुझे चेंज इन एनर्जी दी हुई है तो डेफिनेटली यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, चेंज इन टाइम, जबकि इन्होंने कहा करंट चेंज नहीं लिखा हुआ है। द ईएमएफ एंड द करंट डज नॉट चेंज, तो दैट इज वाई करंट भी मैंने सेम रखा और ईएमएफ भी मैंने सेम रखा। तो बेटे चेंज इन टाइम का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। न्यूमिनेटर में मैं चेंज इन एनर्जी लिखूंगा विच इज 470 माइनस 240, लेकिन ये किलो है तो एंड में लिख देता हूं 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट हमें गिवन था 12, और हमारे पास ईएमएफ गिवन था 12 और करंट था 3.6 आई गेस। जी निकालिए। वालेकुम अस्सलाम। 5324 दैट इज 5300 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि अगर इस सर्किट में करंट और ईएमएफ सेम रहे तो कितने टाइम में ईएमएफ चेंज हो जाएगा, कितने टाइम में ये पर्टिकुलरली सॉरी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड बाय द बैटरी कंपैरेटिवली वो चेंज हो जाएगी। आगे चलें। अक्टूबर नवंबर 2022 कहते हैं स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ। तो बेटे किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि अराउंड ए क्लोज लूप या अराउंड ए क्लोज सर्किट हम ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। आप इसको आई आर्स भी लिख सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम कंसिडर करें तो आपके पास क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें, कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ 1.5। मजीद नीचे कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक की 590 मिली ओम्स है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ कंडक्टर। आपसे कहते हैं द कंडक्टर इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सेक्शंस ए एंड बी। हमारे पास है या भेज दूं?
नहीं आ रहा। अच्छा देखें बेटे, ये कहते हैं द कंडक्टर इज कंपोज्ड ऑफ टू सिलेंड्रिकल सेक्शन। इन तीनों सेल्स के साथ जो नीचे कंडक्टर लगा हुआ है उसके दो सिलेंड्रिकल सेक्शंस हैं। पहला वाला थोड़ा छोटा है, स्टार्टिंग इंटेलिजेंस, पहला वाला छोटा सेक्शन है और दूसरा वाला थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा मोटा वायर है। आगे कहते हैं बेटे शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 2.0 ohms, जबकि आपसे बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.2। अब मैं ये देख लेता हूं कि यहां पर चार रेजिस्टेंस हैं, तीन इंटरनल हैं और एक पूरे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और ये सब पैरेलल है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं कंसीडर कर लूं तो पहले मैं इन तीनों की अलग से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। लेट मी जस्ट वर्क आउट दिस रेजिस्टेंस। तो बेटे इन तीनों सेल्स की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो R अपॉन N, विच इज 590 डिवाइडेड बाय 3। आंसर बताओ यार। 196.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के मिली में ये आ गई इनकी। आप ये समझे इन तीनों को मैंने एक रेजिस्टेंस बोल दिया। थैंक यू सर्विस। अब इसके साथ जो नीचे कंडक्टर है बेटे वो भी पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि अब मैं कंसिडर कर सकता हूं कि जनरली अगर हम कंसिडर कर लें तो ये तीन को अगर मैं एक रेजिस्टर बोल दूं जिसकी रेजिस्टेंस है 196.6 मिली ओम्स और नीचे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है तो ये दोनों पैरेलल में। तो इसीलिए अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि आर टोटल इज प्रोडक्ट अपॉन सम 196 पॉइंट्स। अच्छा मिली को हम डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.197 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय यानी प्रोडक्ट अपॉन सम 197 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस मुझे गिवन है विच इज 2 ohms। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 इंटू 0.197 प्लस RC इज इक्वल टू 0.197 RC। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.197 और 2 टाइम्स RC यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 0.197। तो ये हो जाएगा 0.197 सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। मैंने ये पैरेलल में कुछ गलत नहीं ले लिया। ये सीरीज में ये सीरीज आंसर यहाँ माइनस आ रहा है। वेट होल्ड ऑन। जब बोंगे है ना बोलेंगे भी नहीं ना। यही सर्किट है तो आई थिंक ये दोनों सीरीज में। तो बेटे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। दैट मींस 0.197 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और ये 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस 0.197 निकाल लें। बेटे ये कैसे नहीं है सीरीज में। चले मैं आपको ऐसे बताता हूं कि मेरे ख्याल से फिर आपको लगेगा सीरीज में। लिसन ओए बेटे ये एक तीनों सेल्स का पोटेंशियल 1.5 है मैंने ऐसे लिख दिया और तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया विच इज 0.197। ठीक है जी। उसके बाद नीचे एक कंडक्टर लगा हुआ है। अब आप मुझे सरकार बता दें कि ये क्या है। वाह
करें, माइनस में आंसर आ जाएगा। मुझे तो वहां से पता चला माइनस में, देख के मुझे पता चल रहा था माइनस में आ रहा है। बैठे रहे बेटा, बैठे रहे। 1.803, ठीक है। इन्होंने प्रूफ करने को कहा 1.803, तो ये राउंड ऑफ होकर हो गया 2.0 ohms। और मैंने टोटल रेजिस्टेंस 2 पुट कर दी, बाय द वे ये 2.2 थी। अब बताएं, टोटल रेजिस्टेंस 2.2 थी, मैंने 2 लिख दी थी, बोले? ठीक है, आगे कहते हैं कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर। आई थिंक बेटे हम अपनी सिंप्लीफाइड वाली डायग्राम को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और हम इसी डायग्राम को लेकर इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि हमें जो इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है वो एक्चुअली यही है, ठीक है। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगा V इक्वल्स टू आई आर, जहां पर दिस इज V टोटल, I टोटल एंड R टोटल। V total is the total voltage which is 1.5, टोटल करंट मुझे निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2.2 गिवन है। इन्होंने करंट बता दीजिए। दो नंबर्स को डिवाइड करना है, 0.68 एम्पियर्स। आगे देख, नहीं अपना अपना कैलकुलेशन कर। आगे कहते हैं बेटे the two cylindrical sections A and B of the conductor are made from the same material। जहां कहीं भी कुछ रेशियो निकालना होगा, पहले फॉर्मूला लिखें और एक जैसी चीजें काटना शुरू करें, जो बचे फॉर्मूला बना लें। कहते हैं diameter of the section and the diameter of the section given है, the resistance and the resistance given है। आपसे कहते हैं रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल दो। बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला है ये आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका मार्क होगा। उसके बाद जो आप काटेंगे पीटेंगे वो पेंसिल से, उसके बाद रेस कर देना उसको। तो बेटे सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। सेम लेंथ है, इसको भी हटा दें तो बचा क्या? R और A, ऐसे ही है। तो मैंने फॉर्मूला बना लिया, RA इंटू AA इज इक्वल टू RB इंटू AB। तो अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ A ओवर रेजिस्टेंस ऑफ B, तो ये सिंपली होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A। अभी मैं इसको इरेज करूंगा। आई टोल्ड यू कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह आप या तो रेडियस का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ऊपर मुझे क्या चीज गिवन है? डायमीटर्स गिवन है, तो मैं इनकी जगह इनके डायमीटर्स के स्क्वायर्स को पुट कर दूंगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू, या मैं दोनों के डायमीटर्स पर अलग स्क्वायर लगाऊं या एक साथ लगा दूं, दैट्स अप टू मी। तो बेटे B का डायमीटर है 7.6 और A का डायमीटर ये रहा 4.3। दैट्स इट, रेशियो आ गया। जाहिर सी बात है बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस या स्क्वायर ऑफ डायमीटर होता है। गन होना मेरे पास एक पानी वाली प्रेशर वाली 3.1। गुड। आगे अगर हम चलें तो बेटे पार्ट 2 में ये आपसे कहते हैं बच्चों के, वैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आज कर नहीं रहे तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग से देख लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पर फोकस करते हैं, ठीक है? क्लियर? एक क्वेश्चन और पीछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब आ जाएं इस पर, अक्टूबर नवंबर 2022। कहते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट।
लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रिक का वर्ड इस्तेमाल करा है, तो हम एनर्जी वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन ये भी है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स व्हेन अ चार्ज मूव बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to other forms, लेकिन यहां पर आप लिखेंगे पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ऊपर में अगर आपको लिख के दिखाऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 points in a circuit। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। तो ये कह रहे हैं, a battery is connected to two resistors X and Y series। कहते हैं the resistance of X is greater than the resistance of resistor Y। State and explain which resistor dissipate more power। देखो बेटे, सीरीज में हमेशा हमने आपको बताया कि करंट सेम रहता है। अब जब करंट सेम है तो इसका मतलब है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अब इन्होंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ वाई। तो अब मैं बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पहले ये बताऊंगा, करंट कांस्टेंट है तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर पावर डिसिपेटेड भी कैसा होगा? ज्यादा। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, यही 3 मार्क के लिए मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग अबाउट द पावर के सिंस करंट थ्रू एक्स एंड वाई, जो जो मैंने यहां पर 3 हरकतें करी है एक आपने बतानी है। मैंने करंट क्यों काटा? क्योंकि क्या है? सेम। तो यही बात मैं लिखूंगा, सिंस द करंट थ्रू एक्स एंड वाई इज सेम या कांस्टेंट एंड P is equal to I square R। अब मैं इसको वर्ड्स में नहीं लिख रहा कि रेजिस्टेंस ऑफ X is more than the resistance of Y, hence the power dissipated across the resistor X is more than the power dissipated across resistor Y, या X dissipates more power। Get it बेटे? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं, a battery of electromotive force and internal resistance R connects to two resistors P and Q as shown। आपसे कहते हैं, a total charge of 650 coulomb moves through the resistor P in a time interval of 540। कहते हैं during this time resistor P dissipates 4800 joules of energy। The current in the resistor Q is 4.5। Assume that EMF of the battery remains same। Find the current in P। बिल्कुल देखते हैं। P के बारे में कह रहे हैं कि this is the total charge which passes through P और टाइम दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहां पर करंट डायरेक्टली निकाला जाएगा Q अपॉन T से, I Q T। 650 coulombs is the charge, time taken is 540। आंसर प्लीज। 1.2 एम्पेयर्स। तमाम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिए हुए क्वेश्चन में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.20 means T। Thank you, Mark। The potential difference across resistor P। कहते हैं अब जब करंट आ गया है, चार्ज आ गया है, टाइम आ गया है, तो P के अक्रॉस क्या निकाल दें? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे वैसे तो अगर हम देखें तो P, Q और बैटरी तीनों पैरेलल में है, लेकिन 9 वोल्ट्स नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ वोल्टेज वेस्ट होगा। P और Q पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाता है टर्मिनल P। अब इसके 2 तरीके, या तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज लॉस मालूम करो
इनको सब्ट्रैक्ट करो तो इनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द केस। अदरवाइज आपको एक और बात बोली हुई है, ये देखें P के बारे में कि P डेसिपेट्स 4800 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऊपर अभी पढ़ा पिछले सवाल में, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि एनर्जी अपॉन चार्ज। चार्ज हमें पता है कितना P से पास हो रहा है, तो बेटे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आई कैन से कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी कितनी है वो हमें दी हुई है 4800, और चार्ज कितना पास हो रहा है 650। आंसर प्लीज। 7.4 ना, 7.38 is the answer which is coming. आगे कहते हैं बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब तो हम निकाल लूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे? फॉर्मूला से, वेरी गुड। बेटे द थिंग इज कि अगर P पर 7.4 वोल्ट्स आ गया तो Q पर भी 7.4 वोल्ट्स आना चाहिए। कैन आई से दैट? अच्छा एक चीज और, हमने Q से तो करंट हमें गिवन है, हमने P से करंट भी निकाल लिया विच वाज 1.2। तरीके बहुत सारे हैं। इसका मतलब है अगर टर्मिनल PD 7.4 है और एक्चुअल वोल्टेज 9 है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज वेस्ट हो रहा होगा? 1.6। कैन आई से दैट? बैटरी 9 वोल्ट्स की है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर अगर 1.6 वेस्ट होगा तो बाकी सर्किट को 7.4 मिलेंगे, व्हिच इज द टर्मिनल PD। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर मुझे मिल गया वोल्टेज। अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस पर करंट भी निकाल लेता हूं। कैसे? ये 1.2 और पीछे से एक और करंट भी आ रहा है 4.5, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ज्वाइन। सो आई थिंक बेटे मैं V इज इक्वल टू आई आर लगा सकता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 1.6 है, टोटल करंट कितना आ रहा है? 5.7। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दें सरकार। .28 ओम्स। घंटी बजनी चाहिए। अभी जो पहले एक आंसर आए थे, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा नोफल राउंड ऑफ ना करें, इन्होंने दो सिग्निफिकेंट फिगर में दिए में। अरे भा क्वेश्चन खत्म, आगे पीछे यहां पढ़ ले या आप आंसर कर दे। अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट 2-3। बेटे मैं आपके आने से पहले स्टार्टिंग में ये बोल चुका हूं, मई जून सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, होता है रिसेंट ईयर। आगे अगर हम चेक करें, कहते हैं a resistance wire of uniform cross section area and the length is made of the metal of resistivity इतना, show that the resistance of the wire is 3 ohms। तो आई थिंक काफी आसान फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, R is equals to rho L upon A। resistivity 5 into 10 to the power minus 7, लेंथ गिवन है 2 मीटर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to the power minus 7। लानत हो गई जिससे ये ना हुआ। 3.03, that is 3.0 ohms। आगे चलें बेटे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है। कहते हैं आपके पास जो टोटल सर्किट है उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह एक अदद वायर आ रहा है, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है। कहते हैं ब्ला 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 ब्ला,
करंट इन द सर्किट निकाल दें। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 1.2 दिया हुआ है। इसका मतलब बेटे यहां पर अगर 1.2 वोल्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर कितना वेस्ट हो रहा है, 0.3 वोल्ट्स, क्योंकि टोटल वोल्टेज 1.5 है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, ये सीरीज सर्किट है। मैं पूरे सर्किट पे लगाऊं या सिर्फ वायर पर लगाऊं, मेरी मर्जी। तो मैं सिर्फ वायर के ऊपर लगा रहा हूं, क्योंकि बेटे वायर का वोल्टेज 1.2 है, करंट निकालना है और इसकी रेजिस्टेंस है 3। आंसर 0.4 0.40। आगे कहते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जब आपने करंट निकाल ही लिया है तो हम जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस से भी यही करंट आएगा। तो बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस पर जब आप V इक्वल्स टू IR लगाओगे, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस पर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज मैंने अच्छी तरह निकाल लिया। कैसे? टर्मिनल PD को माइनस कर दिया, सर्किट के बाहर वाले वोल्टेज को EMF में से, तो आई गॉट टू नो कि कितना वोल्टेज यहां पे स्टोर है। इट इज 0.3। करंट मुझे पता है, this is 0.4. I can get to know the internal resistance. बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, बहुत टाइम लगेगा। आप वह कैलवर्ट भी क्या करना, 3/4 75.75 होता है, 0.75। आगे आ जाएं बेटे। कहते हैं गैल्वानोमीटर एंड अ सेल। भाई आप किसी और तरीके से करने, हमें तो मसला नहीं। मैंने एक तरीका आपको दिखाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ना इस्तेमाल करें भाई, V इक्वल्स टू IR में, और क्या लगाएं, बैटरी का टोटल EMF होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज लॉस होता है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। क्योंकि वोल्टेज लॉस और टर्मिनल PD का सम EMF होता है। थोड़ा लेक्चर क्लास करें प्लीज। कहते हैं गैल्वानोमीटर है और एक सेल है जिसका EMF E है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द सेम एज द क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया कि मैंने लेक्चर में इसको यहां लगाया था और एक्स के नीचे आपको पूछा था कि यहां करें वहां करें तो क्या आएगा। खैर जी, आगे देखते हैं। अब बेटे कह रहे हैं एक सेल है जिसका अननोन EMF है, हमको नहीं पता। ये कहते हैं द रेजिस्टेंस वायर बिटवीन X एंड Y हैज अ लेंथ ऑफ 2 meters. द गैल्वानोमीटर हैज अ रीडिंग ऑफ 0। एक अगर गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट P है, ये कौन सा पॉइंट है, बैलेंस्ड या नल पॉइंट। और इस नल पॉइंट का मतलब है कि X से लेकर P तक की जो वायर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का EMF कैसा है, सेम। X से लेकर P की लेंथ आपको गिवन है 1.4। कहते हैं डिटरमिन द EMF ऑफ द सेल। तो पहले मैं आपके लिए सिर्फ ऐसा लिखूंगा कि जी गैल्वानोमीटर अगर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है तो बेटे इसका मतलब है कि EMF of the cell is same as the potential difference across XP। अब ये XP के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे बेटे, जरा गौर से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें हमेशा ये बताया कि पोटेंशियोमीटर में आप किया ये करो कि वायर के पीसेस को रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया करो। ये एक रेजिस्टेंस आ गई और ये दूसरी R1 और R2 हो गई ये सीरीज में। सीरीज में तो हमें फॉर्मूला रटा पड़ा है, V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल। लेकिन भैया हमें तो लेंथ में काम करना है, तो हम जानते हैं एक वायर में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो आप इसी फॉर्मूले को V1 अपॉन L1 इज इक्वल टू V टोटल अपॉन L टोटल भी लिख सकते हैं, जहां पर अगर V1 लेंथ है X से लेकर, मतलब दिस इज द पोटेंशियल ऑफ X से लेकर P, तो नीचे X से लेकर P की लेंथ क्या है, 1.4। V टोटल
अब कंपैरेटिवली मुझे बताएं वी टोटल में क्या रखूंगा, ईएमएफ या टर्मिनल पी? तो आंसर ये है कि ये जो टोटल वायर है ये सेल के बाहर लगा हुआ है, तो इस पर हम टर्मिनल पीडी रखेंगे, जो ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुका हूं। सेम क्वेश्चन है 1.2 वोल्ट्स। सही है बेटे, सेम वायर है। तो ये आ गया टोटल वोल्टेज 1.2। ये बात समझ आ गई है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती तो वायर के क्रॉस वोल्टेज 1.5 होगा, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला एक क्वेश्चन है तो वायर पर जो टोटल वोल्टेज था वो 1.5 नहीं है, 1.2 था और इंटरनल रेजिस्टेंस पर 0.3 था। अब टोटल लेंथ इसकी कितनी थी, 2 मीटर्स। यहां से आ जाएगा वोल्टेज एट या अक्रॉस द वायर पी, और यही वोल्टेज होगा किसके ऊपर, सेल का। निकाल लें भाई, ये मुश्किल हो रहा है तो बता दें। 0.84, तो इसका मतलब ईएमएफ भी 0.84 ही होगा। सही। आगे कहते हैं the circuit is modified by replacing the original resistance wire with a second resistance wire. The resistance wire has the same length and is made of the same metal. कहते हैं the second wire has a smaller cross sectional area. एक मिनट भैया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। नई वाली वायर का अगर एरिया छोटू है तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा। कह रहे हैं कनेक्शन P is adjusted on the second wire so that galvanometer has a reading of 0 again. State and explain whether the length XP of the second wire is shorter, longer or same as. बताएं कैसी होगी। मेरे हिसाब से तो शॉर्टर होनी चाहिए। हर सवाल हर बच्चे के लिए नहीं होता। एक्सेप्टेड, कॉमन सेंस, क्योंकि ऐसी चीजों को नहीं समझा सकता, मैं तो नहीं समझा सकता। कॉमन सेंस कहां से लाके दूं भाई। इधर देखिए, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। व्हाट डूइंग, ये आ गया। अब सुने बेटे, ये कह रहा है कि जो नया वाला वायर है वो पतलू है थोड़ा, ठीक है। हम ये कह देते हैं, रंग भी बदल देते हैं, ये पिंकी है। ठीक है। अब द थिंग इज, और से सुनना इस बात को कि बेटे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर नए वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। ऐसे ही पहली बात कि नया वाला वायर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, प्लस, तो इसका मतलब है कि कंपैरेटिवली अगर मैं कंसीडर करूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीरीज में होती है पोटेंशियल डिफरेंस के भी। सही। तो अब जनरली अगर मैं कंसीडर करूं तो सबसे पहले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब मैं समझाता हूं। देखो बेटे, अगर आप नए वाले वायर की भी सेम लेंथ रखोगे तो हम ये कह सकते हैं इट ऑफर्स कैसी रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस। कैन आई से दैट? तो इसका मतलब है यहां पर वोल्टेज भी कैसा हो जाएगा, हायर। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं, सपोज कर ये ऊपर ईएमएफ हमने निकाला था 0.84। अच्छा इधर देखो,
इसका मतलब सेल का ईएमएफ 0.84 है, तो ऊपर वाली वायर की ये लेंथ भी 0.84 वोल्ट्स दे रही थी। लेकिन अगर आप नई वाली वायर, अच्छा सेल का ईएमएफ तो सेम है, अगर आप नई वाली वायर को भी उसी लेंथ पर स्लाइडिंग कांटेक्ट को रखोगे तो इसकी वही लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो ऑप्शन है कितना हो जाएगा? 0.9। अब ये बैलेंस तो नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए आपको वायर का पोटेंशियल कम करके 0.84 करना है। तो मैंने आपको बताया कि वायर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। तो अगर आपको वोल्टेज कम करना है वायर में, तो आपको ये स्लाइडिंग कांटेक्ट क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे। तो हम ये कह सकते हैं कि नई वाली वायर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, तो अगर आप इसको भी उसी लेंथ पर कनेक्ट करोगे तो ये ज्यादा वोल्टेज ऑफर करेगी और वोल्ट्स गैल्वानोमीटर बैलेंस नहीं होगा। इन ऑर्डर टू रीबैलेंस आपको जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है वो कहां मूव करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कम लेंथ उतना ही वोल्टेज ऑफर करेगी जितनी दूसरी वायर की ऑफर कर रही थी। तो अब रिलेटिवली अगर हम इसको लिखें तो हम इसी पैटर्न पर इसको लिख देंगे कि सबसे पहले द सेकंड वायर offers larger resistance. ठीक है, तो अब ये मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई कंपैरेटिवली सेकंड वायर के लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। The potential difference across the second wire increases, hence to balance galvanometer length xp for new wire must be shortened. It must be shorter. Can I say that? नई वाली वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ऑफर करेगी। पुरानी वाली वायर के कंपैरिजन में इसकी सेम लेंथ पर ज्यादा वोल्टेज होगा। तो ये अगर आप जिस लेंथ पर सेल को बैलेंस करना चाहते हैं वो पुरानी वाली से कैसी होनी चाहिए? कम लेंथ होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन माशाल्लाह और हो जाएगा। वायर का ही केस है, अक्टूबर नवंबर 2021, वेरिएंट है 22। कहते हैं कि अ सेल ऑफ ईएमएफ 0.84 इंटरनल रेजिस्टेंस से नीचे एक वायर गिवन है। कहते हैं बेटे द सेल हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट इन द सेल इज इतना, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन अ टाइम ऑफ 7.5। बेटे करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू IT। करंट दिया हुआ है 0.8, टाइम दिया हुआ है 7.5, लेकिन मिनट्स में तो चेंज कर रहे हैं सेकंड्स में। कितना आ गया है? 360 कूलम्स। आगे कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी इन विच द सेल सप्लाइज पावर टू वायर एक्स। अब मेरी बात सुनो, आपने निकालनी है एफिशिएंसी, ठीक है? तो हम पहले सबसे निकालेंगे पावर जनरेटेड, बताया था पावर कैलकुलेशन ये चीज करेंगे। पावर जनरेटेड निकाल देंगे और फिर जिस डिवाइस की एफिशिएंसी की बात करें उस डिवाइस पर पावर निकाल देंगे, उस डिवाइस के लिए आउटपुट पावर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड टाइम्स 100, अगर परसेंटेज में चाहिए, इन्होंने परसेंटेज में ही मांगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं बेटे पावर जनरेटेड। पावर जनरेटेड के लिए आपको मैंने हमेशा कहा इट इज V इंटू
आई ओनली, और वी क्या होगा, टोटल वोल्टेज बगैर इंटरनल रेजिस्टेंस के 0.48, करंट हमारे पास दिया हुआ है 0.8, आंसर बोलो। जीरो पॉइंट 384। भाई हो ही नहीं सकता ना, मिनट्स में टाइम होता ही सेकंड्स में, कैसे लिख दे मिनट में, आगे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। आगे देखें, ये आ गया पावर जनरेटेड। अब हम निकाल लेंगे पावर इन द वायर। अब बेटे वायर के लिए आपको क्या क्या चीजें पता है इसको चेक कर लो। आई थिंक वायर की रेजिस्टेंस पता है, तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं I²R। करंट वही है 0.8 और इसकी रेजिस्टेंस गिवन है 0.4, आंसर। जीरो पॉइंट 256 वॉट्स। ये आ गए दोनों। अब आ जाए एफिशिएंसी ऑफ द वायर पर। तो बेटे पावर आउटपुट वायर के लिए 0.256 है, टोटल पावर जनरेटेड है 0.384 टाइम्स 100, आंसर 66.6, मतलब 67%। सही। आगे चलें। आगे कहते हैं कि देयर आर 3.2 इंटू 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हम फोकस कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पर, तो इसको अभी छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और पीछे आ जाए। ओहो, ग्राफ जहां आ जाए वहां तो मजे ही आ जाता है। अक्टूबर नवंबर 2020 वेरिएंट 23। क्या हो गया भाई? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पीछे लिखवाया है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज टू अदर फॉर्म्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। कहते हैं a wire of the cross sectional area A made of the metal of resistivity, the wire is extended, assume that the volume remains constant। extended का मतलब है खींच के बबल की तरह लंबा कर दिया, तो वायर क्या हो जाएगा, थिन, और लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कहते हैं show that the resistance of the extended wire is inversely proportional to cross sectional area। हाँ। सबसे पहले तो बेटे हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। अब इधर देखिए, तो अब आगे हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए इधर, शो दैट द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर। बेटे साइड पर अगर मैं आपको ले जाऊं और मैं बोलूं वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या कहोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लेंथ की जगह लिखना चाहूं, कैन आई राइट वॉल्यूम अपॉन एरिया, लिख देते हैं। तो बेटे रो अपॉन ए पहले से मौजूद है, और लेंथ की जगह मैं लिख देता हूं वॉल्यूम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेटे ये रो और वी कैसे हैं, कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हो गया प्रूफ। ऐसा कभी देखा नहीं है। Resistance was inversely proportional to cross section area। देखिए इन्होंने मुझे हिंट दी पर अगर कोई नई चीज दी। इन्होंने क्या बोला, assume that volume of the wire remains constant। वहां से मेरी वॉल्यूम को इस्तेमाल करा, ठीक है। आगे कहते हैं बेटे कि यूज किरचॉफ सेकंड लॉ टू शो दिस। वो करते हैं भाई। लिसन बेटे, ये पूरा एक ही सिंपल सीरीज सर्किट है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहेगा, सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस या आईआरस। करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यही लिखेंगे कि सिंस
सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू, अब दो हैं, एक की रेजिस्टेंस आई आर है और दूसरे की आई स्मॉल आर, ठीक है। इसमें अब आप ये देखें कि आर को सब्जेक्ट बनाना है, तो आई थिंक आई आर को इधर लें, आई को ला के डिवाइड करा दें, हो गया, शो दैट। आई से आई कैंसिल, ठीक है। और लाजमी है इनको, जो खबासत इस फॉर्मूले से टपक रही है ना, और इसके फौरन बाद जो ग्राफ दिया है, इट डेफिनेटली हैज टू डू समथिंग विद इट। इक्वेशन को पढ़ के y इक्वल्स टू mx प्लस c किए, चेक करते हैं। कहते हैं जनाब, an ammeter is used in the circuit measure the current and this is varied। देखा, वर्टिकल एक्सिस पर आर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, 1/I। कह रहे हैं यूज द फिगर टू डिटरमिन द पावर डिसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टर व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सर्किट। खैर ये तो काफी चूचा सा है। पावर आपने अगर निकालना है तो बेटे करंट अगर आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो ये 1/I है। हाँ, तो सामने से पहले रेजिस्टेंस निकाल लें। पहले इधर देखो, अगर करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, तो बेटे 1 करंट कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। तो इसका मतलब है ग्राफ पर आप 0.5 देखें, ये आखिरी वैल्यू। ये आ गई सामने। अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ रही है 5.4। सही है बेटे। तो पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली 5.4 ओम्स। तो बेटे आप पावर निकाल लें, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। करंट इज 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 5.4। आंसर प्लीज। 22 वोल्ट्स। कहते हैं यूज द फिगर एंड द इक्वेशन, समझ आई, टू स्टेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। मुझे बहुत कुछ देखना पड़ेगा इसमें। इधर देखो देखो, अच्छा बेटे पहले तो मैं जरा उस इक्वेशन को इधर रखता हूं कि इक्वेशन मेरे पास आई है, R इज इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, R इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय 1/I माइनस आर। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप ये देखें इस ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस पर रेजिस्टेंस ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1/I है। तो बेटे पक्का पक्का इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो जनाब इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं डायरेक्टली जाकर इसका क्या ले लेता हूं, y इंटरसेप्ट। देख रहे हैं, नजर आ रहा है y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 0.6। ठीक है बेटे, सही है, क्लियर है। मैथ्स, व्हाट आई डिड वाज मैथ्स। 0.6। कह रहे हैं डिटरमिन द ईएमएफ। सरकार ईएमएफ के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं, क्या निकाल लें इसका, ग्रेडियंट। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, चलें बेटा माइनस में लिख देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस में। ये आप यहां तो देखें मैंने लिखा क्या है। अब y इंटरसेप्ट आया -0.6, तो सरकार उधर भी तो माइनस आ रहे हैं, ये लें। खुदा ना खास्ता ए लेवल्स में मैथ्स तो नहीं है, सही कर रहा हूं, हो जाओ है। इधर देखें बेटे, कहते हैं डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। मेरे बच्चों इधर देखो, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालने के लिए ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा आपको, और कोई चॉइस नहीं है। तो बेटे एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट आई थिंक लास्ट
वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 0.5 कॉमा 5.4। तो बेटे ये 2 पॉइंट आ गए और ये जो है ये है 0.05 कॉमा 0 निकालने ग्रेडियंट सरकार। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आंसर बताइए। फिर आपको एक चीज और बताता हूं। अच्छा, इन द मीन वाइल आप इसको कैलकुलेट करें क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आपको बहुत टाइम लगेगा। भाई ग्रेडियंट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से लेकर इस पूरे चेंज इन y को देख लूं तो ये कितना है 5.4, और इस दौरान पूरा चेंज इन x कितना है 0.45, तो भी आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर कितना आया? हाँ 12 volts। समझ आई कोई चीज? मैंने इसीलिए मैंने सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में फोकस रखा इंटरनल रेजिस्टेंस पर। आई टोल्ड यू इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, मैंने फोकस रखा सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट की जिसको हर चीज आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान नहीं है। क्या होता है बेटा? लैंप के अंदर होता है आई थीटा और आर। किसी भी लैंप में से जब आई यानी कि करंट बढ़ता है तो फिलामेंट लैंप का टेंपरेचर मतलब थीटा बढ़ता है।